क्या आपकी एफडी सेफ है? क्या सिलिकॉन वैली बैंक जैसे एपिसोड्स इंडिया में भी हो सकते हैं? क्या आपका पैसा जो आपने बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो सेफ है? वो क्या आपका सही डिसीजन था? क्या सिलिकॉन वैली बैंक के एपिसोड से आपकी स्टार्टअप वाली जॉब चली जा सकती है? क्या सिलिकॉन वैली बैंक जैसा एपिसोड इंडियन इक्विटी मार्केट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है कि इक्विटी मार्केट्स और भी टूटेंगे? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो मेरे साथ इन दोनों एपिसोड्स को देखिए। मुझे पता है आप लास्ट टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करने ही वाले थे और भूल गए थे, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पुराना दौर कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड के भी 2 पार्ट्स है। पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें मैं और आप बात करेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के एपिसोड में एग्जैक्टली क्या हुआ था। हमने बहुत सारी बातें कही सुनी है, कितने सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े हैं, कितने टीवी रिपोर्ट्स देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली बैंक का एपिसोड हमें जितना क्लियर होना चाहिए उतना क्लियर नहीं हुआ है। पार्ट 1 देखने पे मुझे और आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इस सीरीज के पार्ट 2 में मैंने जो सारे सवाल वीडियो के शुरुआत में रेज किए थे उनके आंसर्स दूंगा और हम जानेंगे कि मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ में सिलिकॉन वैली बैंक के एपिसोड से क्या क्या फर्क आ रहा है और हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पार्ट 1 शुरू करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित एक बहुत बड़ी बैंक थी जो 10 मार्च 2023 को कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने से पहले ये बैंक यूएस की 16th लार्जेस्ट बैंक मानी जाती थी। इसका नाम भी काफी खास है, सिलिकॉन वैली बैंक। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बैंक के मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स सिलिकॉन वैली कंपनीज से आते थे। आप ये देख पाएंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक के मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स टेक्नोलॉजी और मेडिकल कंपनीज से आते थे। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है, जो भी डिपॉजिट्स सिलिकॉन वैली बैंक के पास आते थे उसमें से करीब 94% ऑफ द डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड थे। अरे, अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आराम से समझते हैं। मैं और आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स उस पे इंश्योरेंस लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता बैंक गिर गई तो मेरा और आपका पैसा सिक्योर रहना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनी या कॉरपोरेशन जिसने इस डिपॉजिट के इंश्योरेंस लिए हुए हैं वो मेरा और आपका पैसा वापस देंगे। यूएस की बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग एजेंसी की अगर बात की जाए तो जो भी डिपॉजिटर्स यूएस बैंक्स में रखेंगे उसमें से $2.5 लाख जितना पैसा इंश्योर किया जाएगा। ये इंश्योरेंस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नामक एजेंसी करेगी। सिलिकॉन वैली बैंक में जो डिपॉजिट्स थी वो ये $2.5 लाख की लिमिट से कई ज्यादा बड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन डिपॉजिटर्स का पैसा केवल $2.5 लाख तक सेफ था क्योंकि उस पे इंश्योरेंस था, बाकी पैसा अनइंश्योर्ड और अनसेफ था। बहरहाल लार्जर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर रिस्क ना आए इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया है कि सिलिकॉन वैली बैंक में जो भी डिपॉजिट्स थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, मतलब $2.5 लाख से ज्यादा या $2.5 लाख से कम, ये सारी डिपॉजिट्स डिपॉजिटर्स को वापस की जाएगी। ये पर्टिकुलर रिलैक्सेशन सिलिकॉन वैली बैंक के एपिसोड तक सीमित है क्योंकि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ऐसी व्यवस्था हर बार नहीं की जाएगी। इसीलिए सारे डिपॉजिटर्स को चौकन्ना रहना चाहिए कि वो कितनी डिपॉजिट्स बैंक के साथ कर रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज इंश्योर्ड है और कितना इंश्योर्ड नहीं है, और जो भी परसेंटेज इंश्योर्ड नहीं है उसका रिस्क डिपॉजिटर्स खुद अपने पे रख रहे हैं। डिपॉजिट्स के चार्ट को फिर से देखते हैं। जिन कंपनीज ने सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप्स जब भी वेंचर कैपिटलिस्ट या अदर इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करते हैं तब वो पूरा पैसा एक साथ यूटिलाइज नहीं कर पाते। जो पैसा बच जाता है वो पैसा स्टार्टअप्स बैंक्स में रख देते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक में जो मेजॉरिटी डिपॉजिट्स थी वो इसी तरह बनी हुई थी। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा क्यों था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली बैंक के साथ बैंकिंग करना चाहते थे? इसका रीजन ये है कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में और वीसी सर्कल्स में सिलिकॉन वैली बैंक एक टेक फॉरवर्ड बैंक के नाम से जानी जाती थी। टेक फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि जो बैंक
फॉरवर्ड माइंडेड है और टेक्नोलॉजी savvy है। सिलिकॉन वैली बैंक ने स्टार्टअप्स और ये इकोसिस्टम को अपनी तरफ ल्योर करने के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हुए थे। उन्होंने कई कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया था, जैसे कि स्टार्टअप्स को सिलिकॉन वैली बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर की जरूरत नहीं थी। ये सारी फैसिलिटीज ट्रेडिशनल बैंक्स में मिलना डिफिकल्ट था। इसलिए वाई कॉम्बिनेटर, जो विश्व का बहुत बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, उसने जिन जिन स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है उसमें से 100% 100% स्टार्टअप्स का कुछ ना कुछ अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक के साथ था। और इन स्टार्टअप्स में 60 स्टार्टअप्स इंडिया के भी थे। अगर बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया हो तो इस पूरे कोलैप्स को 3 हिस्सों में समझते हैं। हिस्सा नंबर 1, सिलिकॉन वैली बैंक ने डिपॉजिट्स का क्या किया था। इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि जनरली कोई भी बैंक डिपॉजिट्स का क्या करती है। मानते हैं कि आप ए हो, आपने बैंक बी को 100 रुपया दिया, आपने डिपॉजिट किया। बैंक बी क्या करेगी? बैंक बी आपको, मतलब इंडिविजुअल ए को कुछ इंटरेस्ट देगी। मान के चलिए वो है 3%। अभी बैंक को ये खर्चा हो गया तो बैंक को इसके लिए सामने कहीं से पैसा कमाना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी? बैंक आपका जो 100 रुपया है वो किसी को लेंड करेगी। मान लीजिए वो है इंडिविजुअल सी। इंडिविजुअल सी को बैंक लोन देगी, लेकिन इस लोन पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अभी बैंक इंटरेस्ट जो चार्ज करेगी उसका रेट क्या होगा? मान के चल लीजिए वो होगा 8%। तो आप देखेंगे कि जो सी है उसने बैंक को 8% इंटरेस्ट दिया है और बैंक ने आपको 3% इंटरेस्ट दिया है। मतलब जो डिफरेंशियल है वो बैंक की कमाई है। बैंक 5% बीच में कमा रही है जो बैंक का प्रॉफिट हो सकता है। अभी 2020-21 में चलते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक ने स्टार्टअप्स को अपनी तरफ ल्योर करने के लिए डिपॉजिट्स पे रेट्स बहुत ऊपर रखे थे, जैसे कि 4%। ऊपर से सिलिकॉन वैली बैंक हर एक अकाउंट पे कुछ बोनस भी दे रही थी, जैसे कि $1200। इतने लुक्रेटिव टर्म्स होने के कारण बहुत सारे स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली बैंक में अपनी डिपॉजिट्स ओपन करने लगे। जनरली ये जो पैसा डिपॉजिट्स का मिला था, उन पैसों को सिलिकॉन वैली बैंक को कुछ लोन्स देने में एम्प्लॉय करना चाहिए था। लेकिन अगर हम 2020, 21, 22 की बात करें तो आपको याद होगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे, 0% के करीब करीब थे। और अगर उसी टाइम पे आप याद करेंगे तो वीसी, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट बहुत ही हॉट था। वीसीज बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर थे। अब सोचिए, एक स्टार्टअप के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है लोन लेना, जिसमें उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 0.5%, 1%, 2% एक्सेट्रा। और दूसरा ऑप्शन है वीसी के पास से इक्विटी के फॉर्म में मनी रेज करना, जिसपे डायरेक्ट इंटरेस्ट का कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो क्या करेगा कोई भी स्टार्टअप ये प्रिफर कर सकता है कि पैसा इक्विटी से रेज करेगा, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसवीबी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम पे लोन्स देना और लोन्स देकर पैसा कमाना। इसीलिए एसवीबी ने चंद पैसे ज्यादा बनाने के लिए जो डिपॉजिटर्स का पैसा था वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। आप अगर सिलिकॉन वैली बैंक की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मोर देन 50% से भी ज्यादा पैसा उन्होंने हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था। ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसी थी जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिटर्न थोड़ा ज्यादा जरूर था, लेकिन एसवीबी का पूरा पैसा करीब करीब 10 साल तक इन इन्वेस्टमेंट्स में लॉक हो गया था, क्योंकि जैसे आपने नाम ठीक ही सुना होगा, ये हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स। मैच्योरिटी तक आपका पैसा इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में लॉक हो जाता है। हिस्सा नंबर 2, यूएस में इन्फ्लेशन होना, इन्फ्लेशन के कारण फेड का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना और इस कारण एसवीबी के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होना। आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगभग 3 गुना बढ़ गई है। अभी इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है? हाँ, होता है। चलिए समझते हैं कैसे। अगर इंटरेस्ट रेट्स एक इकोनॉमी में 2 या 3% है
और वो बढ़ के 5 या 6% हो जाते हैं। इससे क्या होता है, फेड जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तब उसकी इफेक्ट्स मिरर होती है आपके और मेरे लोन के इंटरेस्ट रेट्स पे। मतलब फेड ने जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं तो मेरे और आपके लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि अगर मैंने और आपने 100 रुपये का लोन लिया है और उस पे जो इंटरेस्ट रेट्स 3% थे वो अब बढ़कर 5% हो गए हैं, तो मतलब 2 रुपये हमें ज्यादा देने पड़ेंगे एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 रुपए जो हम लोन पे ज्यादा देंगे वो कहीं ना कहीं से तो हम निकालेंगे, या तो हम राशन कम परचेस करेंगे, या उनकी ब्रांड्स चेंज करेंगे, या क्लोथ्स कम परचेस करेंगे। कुछ ना कुछ कम परचेस करके वहां पैसा बचा के हम यहाँ पैसा डालेंगे, लोन के इंटरेस्ट में पैसा डालेंगे। जब हम कुछ ना कुछ कम परचेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड कम हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे डिमांड कम हो जाती है वैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी कम होने लगती है। तो आप इससे देख पाएंगे कि इंटरेस्ट रेट्स जब कोई भी एजेंसी बढ़ाता है, गवर्नमेंट एजेंसी, या तो वो फेड हो गया या आरबीआई हो गया, तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कम हो जाती है। कहानी पे अगर हम वापस चले तो यूएस में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेड ने फटाफट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। 2022 में आप देखेंगे कि जहां इंटरेस्ट रेट 0.5% के नजदीक थे वो 5% तक फेड ने बढ़ा दिए। हमने गेन फ्रॉम रिसेशन वाले वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एसवीबी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप जब देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनका $91 बिलियन हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड था, पर चूंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे इन सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो गई थी, और इसके कारण करीब करीब $15 बिलियन का एक नोशनल लॉस एसवीबी को हुआ था। ध्यान से देखने पर आपको मालूम चलेगा कि ये जो $15 बिलियन की गिरावट है वो करीब करीब एसवीबी के पूरे इक्विटी जितनी है। हिस्सा नंबर 3, फंडिंग विंटर और पैनिक। पिछले कुछ महीनों से आपने सुना होगा कि ग्लोबल रिसेशन के कारण स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक फंडिंग विंटर आ चुका है। इसका आसान भाषा में ये मतलब है कि वीसीज ने स्टार्टअप्स में पैसे लगाने कम कर दिए हैं। अब स्टार्टअप्स को अपना धंधा चलाने के लिए एवं एक्सपांड करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जो अपने डिपॉजिट्स सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंक्स में रखे थे वो डिपॉजिट्स को लिक्विडेट करके अपना ऑपरेटिंग कैपिटल एवं एक्सपेंशन कैपिटल को लेके आएंगे। तो ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक के पास रखे हुए अपने डिपॉजिट्स को लिक्विडेट करना शुरू किया। कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा था कि जो पैसा स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को डिपॉजिट्स के तौर पर दिया था वो पैसों को सिलिकॉन वैली बैंक ने हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था। कहानी के दूसरे हिस्से में हमने देखा कि अगर इन हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज को आज लिक्विडेट करना पड़ता तो सिलिकॉन वैली बैंक को करीब करीब $15 बिलियन तक का लॉस हो सकता था। लेकिन जब स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली बैंक के पास अपने डिपॉजिट्स को लिक्विडेट करने आए तो सिलिकॉन वैली बैंक को उनको पैसा तो देना ही था, पर चूंकि ये स्टार्टअप्स कुछ कम नंबर्स में थे, सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ही इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके इन स्टार्टअप्स को पैसा लौटा दिया। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में सिलिकॉन वैली बैंक को करीब करीब $2 बिलियन का लॉस हुआ। ये जो लॉस हुआ उसका न्यूज़ फैलने लगा। ऊपर से इस लॉस को कवर करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया कि हमें कुछ कैपिटल चाहिए और वो हम रेस करने जा रहे हैं। पूरी इकोसिस्टम को ये मालूम चल गया कि दाल में कुछ काला है, इसलिए धीरे धीरे सारे इन्वेस्टर्स और सारे डिपॉजिटर्स सिलिकॉन वैली बैंक के दरवाजे पे पहुंच गए अपना पैसा वापस लेने के लिए। एसवीबी के डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स ने एक साथ करीब करीब $42 बिलियन पैसा निकालने की कोशिश की, जिससे बैंक गिर गई। तो आपको एक सवाल हो सकता है कि कोई भी कंट्री में बैंकिंग रेगुलेशंस तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो क्या सिलिकॉन वैली बैंक बैंकिंग रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंकिंग के दुनिया में बाज़ल 3 नॉर्म्स को जन्म दिया। ये कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनसे बैंक्स को टाइटली रेगुलेट किया जा सकता है।
लेकिन यूएस में बैंकिंग लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है और उन्होंने अपने लॉबिंग के कारण ऐसा इंश्योर किया कि बाज़ल 3 नॉर्म्स सारे बैंक्स को अप्लाई नहीं होने चाहिए। सिर्फ कुछ बड़े इंटरनेशनल बैंक्स ही बाज़ल 3 फ्रेमवर्क के दायरे में आने चाहिए, ऐसा बैंकिंग लॉबी ने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया हुआ था। और इसी कारण से सिलिकॉन वैली बैंक को ये बाज़ल 3 फ्रेमवर्क को पूर्णतः अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। बाज़ल 3 फ्रेमवर्क में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जिनको अगर हम स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक का मॉडल ठीक नहीं था। एक रेशियो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये रेशियो बताता है कि आपके पास क्या ऐसे असेट्स है जिनको यूज करके आप अपनी लायबिलिटीज को 30 दिनों तक पे ऑफ कर सको। दूसरा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, जो फिर से ये इंडिकेट करता है कि क्या आपकी बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी मैच हो रहा है लिक्विडिटी के एंगल से। आसान भाषा में, क्या आपके पास ऐसे लिक्विड असेट्स है जिनको लिक्विडेट करके आप अपनी लिक्विड लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सको और डिफॉल्ट में ना चले जाओ। और इन कारणों से एसवीबी बैंक के शेयर प्राइसेस में एक दिन में करीब 60% की गिरावट आई और $10 बिलियन तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन हवा हो गया। करीब 4 दशक से चलने वाला बैंक ऐसे धरती में धंस गया। तो अगर समरी में बात की जाए तो 3 चीजें हुई। नंबर 1, एसवीपी ने चंद पैसे ज्यादा कमाने के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में लॉक कर लिया करीब 10 सालों तक। पॉइंट नंबर 2, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़े इन हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो गई। पॉइंट नंबर 3, फंडिंग विंटर के आने से बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने डिपॉजिट्स को लिक्विडेट करने के लिए एसवीबी के पास चले गए। उन डिपॉजिटर्स को पैसा देने के लिए एसवीबी को अपने हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज को लॉस पे बेचना पड़ा। इस लॉस के कारण पैनिक फैल गया और बहुत सारे डिपॉजिटर्स अपने पैसों को निकालने के लिए एसवीबी के दरवाजे पर आ गए। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा फिनोमिनन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीरीज के पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि इस एपिसोड की क्या क्या इफेक्ट्स मेरी और आपकी लाइफ पे पड़ेगी और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लर्निंग इज अ 2 वे प्रोसेस, राइट? तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस एपिसोड से कौन से 3 इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स मेरी और आपकी लाइफ में आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।